राजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। और आशा रखता हूँ कि आज का जो विषय है वो कहीं ना कहीं मेरी और आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा। इस आशा के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। और राजेश भाई, आप हमारे कृष्ण हैं। और आप हमें जिस तरह से मार्गदर्शन देते हैं और समाज के लिए जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल अद्भुत है। और ये जो आप कर रहे हैं ये भी उसी का एक हिस्सा है। और आपने हमें समाज कल्याण का जो पाठ पढ़ा है, हम चाहते हैं कि हम सब मिलके भाई आपके पीछे पीछे चलते रहें और कुछ कुछ पुण्य हम भी कमाते रहें। और सारा पुण्य आपके पास ही ना पहुंच जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी एक्चुअली। और आज जो बात मैं कहना चाहूंगा मित्रों, बेसिकली मैंने एक चीज पाई है, मैंने काफी स्टडी किया है। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जब लेक्चर्स वगैरह देने जाता हूँ तो मैंने एक चीज अनुभव की है कि आदमी को बहुत सारी चिंता है, लेकिन उसमें जो विशेष चिंता है, यानी कि 70% ऑफ आवर वरीज दे आर रिलेटेड टू मनी ओनली। यानी कि अगर मैं धन की बात को अपनी लाइफ से हटा दूं तो मेरी चिंताओं का जो समूह है वो बहुत छोटा सा हो जाता है। यानी कि मुझे जो ज्यादा चिंता है वो एक्चुअली धन को लेके है। और धन को लेके भी जो विशेष चिंता है वो ये चिंता है कि भाई कल क्या होगा, कैसे और ज्यादा कमाऊं, कैसे मेरी इनकम्स बढ़े, कैसे मेरी सेविंग्स बढ़े, जिससे मुझे आगे आने वाले टाइम में और मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी जो चिंताएं हैं, क्या हम इस पे कुछ नियंत्रण कर सकते हैं? क्या इन चिंताओं को हम खत्म कर सकते हैं? और क्या ये चिंता वास्तव में चिंता करने योग्य है? ये सारी बातों को लेके मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। रिसेंटली राजेश भाई, इसी टॉपिक पे मैंने 2 दिन पहले अपनी एक वीडियो भी लॉन्च किया था। तो जो लोग इस लेक्चर के बाद कभी उनको कोई चीज रेफर करनी हो, तो आज मैं जो एक टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो टेक्नोलॉजी क्रिस्प फॉर्म में उस वीडियो में गई हुई है। और यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे पंकज अग्रवाल AGRAWL मनी, अगर ये 3 शब्द आप लिख देंगे तो सबसे ऊपर वो आपको वीडियो मिल सकती है, देख सकती है। आज जो सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, चिंता इस बात की है कि कैसे ज्यादा धन कमाए या कैसे कल क्या होगा, धन के संचय में हम लोग जो थोड़ा सा समय हम लगाते हैं, तो एक बहुत बड़ी दूसरी समस्या को इग्नोर कर देते हैं। और वो समस्या है कि धन को कैसे यूज किया जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे धन हमारा बढ़ता जाता है, हमारे पास धन बढ़ता जाता है, ये गारंटी नहीं है कि खुशी भी उसी प्रपोर्शन में बढ़े। धन का संबंध खुशी से तो है, लेकिन पूरा संबंध खुशी से नहीं है। हो सकता है कि जब ज्यादा धन हो तो आपके लिए ज्यादा हेडेक हो जाए या ज्यादा प्रॉब्लम्स को लेके आए। तो ऐसा देखा गया है कि जब ज्यादा धन आदमी के पास हो जाता है और उसको पता नहीं होता कि हाउ टू यूज इट, तो वो एक नई तरह की प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। कई नई तरह की उसको लाइफ स्टाइल में पड़ जाता है, जिसको वो कम धन होने पे भी छोड़ नहीं सकता, मजबूर हो जाता है। तो आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, उस विषय का नाम है हाउ टू यूज योर मनी एफिशिएंटली। दोस्तों, हर किसी की कोई ना कोई मंथली इनकम्स होती है। दो तरह के हम लोग अगर प्रोफेशंस को दो तरह से डिवाइड करें, तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो सैलरीड होते हैं, जिनको एक मंथली रकम, जो निश्चित रकम मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि एक मंथ में उनकी इनकम्स क्या रहेंगी, कभी ज्यादा होती हैं कभी कम होती हैं। तो मैं दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए, दोनों तरह के समूह के लिए अपनी ये बात आगे जारी करूंगा। दूसरा, ये जो आपके परिवार में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना करियर अभी शुरू किया है, देव जस्ट स्टार्टेड देयर करियर, अर्न किया है या अर्न करने वाले हैं, मेरी स्पेशल गुजारिश है कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग या फिर वो जो वीडियो जो मैंने रेफर किया है वो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि अगर उनकी फाइनेंशियल वरीज अभी से खत्म हो जाएंगी या अभी से कम हो जाएंगी, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाएगा और आपके लिए एक बहुत अच्छा आई थिंक बहुत अच्छी बात रहेगी कि आपके बच्चों को अगर फाइनेंशियल वरीज ना हो। तो उसी के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। इस सिस्टम का नाम है जार सिस्टम। तो जैसा कि नाम है इसका जार सिस्टम, तो इसमें 6 जार हैं। तो राजेश भाई, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि मैं लोगों को वो जार की इमेज दिखा सकूं। दरवाजा खोलना ही वाला, दरवाजा खोलना। स्क्रीन शेयर हो रही है पंकज जी? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है, 1 सेकेंड में कर रहा हूँ।
उस रेलिवेंट स्लाइड तक पहुंच के मैं अभी 1 सेकंड में नहीं यही दे। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लिखा मिल रहा है जार सिस्टम, एंड देर आर 6 जार्स इनटू द सिस्टम। एक सबसे पहला जो जार है वो नेसेसिटी का जार है, राइट? तो ये जो जार है बेसिकली नाम से ही पता लगता है, नेसेसिटी जार। तो ये जार सिस्टम क्या कहता है कि भाई जो आपकी मंथली इनकम्स आती हैं, जितनी भी मंथली इनकम्स आती हैं आपकी, आप उसका मैक्सिमम 55% इसमें इस जार में आप डालिए। अब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी मंथली सैलरी या मंथली इनकम 1 लाख रुपए आती है, तो नेसेसिटी जार में हम कितना डालेंगे? मैक्सिमम 55%। यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड की बहुत रेलिवेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का खर्चा 55,000 रुपए से कम में चलता हो, सपोज 30,000 में चलता हो, तो वो 30,000 ही डालेगा, यहाँ पे 55,000 नहीं डालेगा। लेकिन अगर किसी का खर्चा 60,000 रुपए हो रहा है तो उसको डेफिनेटली 55,000 रुपए ही डालने हैं, क्योंकि दिस इज मैक्सिमम लिमिट। तो सबसे पहला जार अपना हुआ नेसेसिटी जार, यानी कि जैसे ही मेरे पास 1 लाख रुपए आए, मैंने 55,000 रुपए नेसेसिटी में डाल दिए। अब नेसेसिटी का यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो बेसिक चीजें हैं जो जीने के लिए चाहिए। लेकिन आज की डेट में टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, लॉन्ड्री, बच्चों की स्कूल फीस, हम इन चीजों के बिना भी नहीं जी सकते। तो नेसेसिटी में वो सारी चीजें आती हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक है और जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। सो सबसे पहला हमारा फ्रेंड्स जो बॉक्स है उसको हमने नाम दिया नेसेसिटी बॉक्स। आप जितने लोग चाहें प्लीज आप नोट करते रहिएगा। सेकंड है FFA। यहाँ पे जो FFA का मतलब है दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। देखिए हमारी लाइफ में हर कोई चाहता है कि भाई एक दिन ऐसा जरूर आए जब हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े। अगर हमारे खर्चे अपने आप आई हुई इनकम से ऑटोमेटिकली चलते रहें तो कोई, आप बताइए, कोई जबरदस्ती कमाएगा क्या? हर कोई क्या चाहेगा कि भाई मैं तो अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा क्योंकि पैसे तो हर महीने मेरे पास आ ही रहे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट एक ऐसी जार है जो आपकी मदद करता है कि भविष्य में एक ऐसा दिन आए आपकी जिंदगी में जब आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, और जो भी आप काम करें वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए करें, ना कि पैसे के लिए करें। तो FFA अकाउंट में आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है मिनिमम 10%, यानी कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका मिनिमम 10% हमें इसमें डालना है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में 1 लाख में से हम कितना डालेंगे? कम से कम 10,000 रुपए। तीसरा जो जार है उसका नाम है LTP। LTP स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स। अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब ये नहीं है रिटायरमेंट प्लान और चाइल्ड मैरिज प्लान एंड वो जो 10-20 साल वाले प्लान है, नो नो नो। यहाँ पे LTP का जो मतलब है वो उन चीजों से है जो आप एक महीने की इनकम में से अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक DSLR कैमरा या माइक्रोसॉफ्ट का एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसकी कीमत सपोज 1.5 लाख रुपए है, तो ऑब्वियस है जब आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और 55,000 आपकी नेसेसिटी में जा रहा है, तो आप एक महीने की इनकम से उस लैपटॉप को या DSLR कैमरा को नहीं अफोर्ड कर सकते। उस सूरत में आपको क्या करना है कि LTP वाले जार में हर महीने मिनिमम 10% आपको डालते रहना है। यानी कि जैसे जैसे आप 10,000 रुपए लगातार डालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जार का पैसा उतना हो जाएगा कि आप उस DSLR कैमरा को या उस लैपटॉप को आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा जार है दैट इज LTP, यानी कि जो चीजें हमें आगे आने वाले समय में खुशी देंगी हम उनके लिए उस पर्टिकुलर चीज के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। चौथा जो जार है उसका नाम है एजुकेशन। फ्रेंड्स जब हम कोई डिग्री ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA फाइनेंस एंड कंपनी सेक्रेटरी,
तो हो सकता है मुझे ऐसा लगे कि भाई मेरे पास तो डिग्रीज हैं, अब मुझे कोई एजुकेशन लेने की क्या आवश्यकता है, और मेरा तो काम अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे भी आ रहे हैं, तो मुझे कोई चीज करने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन की बात है वो ये है कि ये एजुकेशन पहली बात तो हमारे बच्चों का एजुकेशन नहीं है, क्योंकि वो तो हम नेसेसिटी बॉक्स में डाल चुके हैं ऑलरेडी। ये जो एजुकेशन है वो बेसिकली हमारा एजुकेशन है, यानी कि एक मनुष्य के नाते हमें भी अपना विकास करते रहना चाहिए। वो सेल्फ एस्टीम के लिए भी आवश्यक है और दुनिया में अपना विकास करने के लिए भी आवश्यक है। तो इस एजुकेशन बॉक्स में मुझे 10% ऑफ अपनी इनकम डालनी है। वो इसलिए कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हो, कोई कोर्स हो, कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल 11th 12th में मैंने टाइपिंग स्पीड के लिए एक कोर्स किया था, और मेरी टाइपिंग स्पीड उसके बाद 110 वर्ड्स पर मिनट हो गई। मैं आपको बता सकता हूं कि तब से लेके आज तक ये जो सिर्फ टाइपिंग स्पीड जैसी छोटी सी स्किल है, इसने मेरी लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जब भी कोई एग्जीक्यूशन होता है तो मेरी स्पीड क्योंकि फास्ट है, तो मैं सब लोगों से ज्यादा अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स करने में, कुछ भी करने में बहुत कम टाइम लगता है। जब मैं नोट्स बनाता हूँ या कुछ लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, तो मुझे कम समय लगता है। तो ये छोटी सी स्किल भी जब इतना फायदा दे सकती है, तो बड़ी बड़ी स्किल्स तो और भी फायदा दे सकती है। तो जब भी आपको लगे कि भाई ये 3 महीने का कोर्स है या 1 महीने का कोर्स है, आज की डेट में मैं स्क्रॉल कर रहा था, 250-250 रुपए में MBA के इक्विवेलेंट कोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन राइट नाउ इन दिस लॉकडाउन। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है उनको भी लग रहा है कि भाई फिजिकली तो कोई आएगा नहीं, इससे अच्छा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए और लोगों को सिखाया जाए। तो ये जो एजुकेशन वाली चीज है, ये बॉक्स आपकी एजुकेशन के लिए काम आने वाला है। तो इसमें हर महीने हमें मिनिमम 10%, यानी कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से कम 10,000 रुपए महीने हमें इस बॉक्स में डालने हैं। 5वां बॉक्स रिवार्ड है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। आज की डेट में जो भी हम कमाते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई हमारी फैमिली का काम चलना चाहिए, किसी को कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, और हमारे माता पिता का या हमारे वाइफ का, बच्चों का, सबका काम चलना चाहिए, और घर में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इस आपाधापी में कई बार हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को ना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं यार, पहले बच्चे के लिए कर देते हैं, उसके बाद अपना नंबर लगाएंगे, हम सोचेंगे बाद में। दोस्तों यूनिवर्स भी कहता है कि भाई जिस इनकम को तुम अर्न कर रहे हो, यानी कि जब 1 लाख रुपए तुम अर्न कर रहे हो, तो तुम्हारे को भी तो कोई रिवार्ड मिलना चाहिए ना। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की शर्ट पहनना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड की चॉकलेट्स खाना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में अपने स्पाउस के साथ या अपने फ्रेंड के साथ डाइन करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो उस सूरत में ये वाला जो बॉक्स है वो आपका काम आता है। यानी कि जो छोटी छोटी खुशियां हैं, ये बॉक्स हमें उन खुशियों से मुलाकात करने के लिए बनाए गए। तो दोस्तों इसमें हमें मिनिमम 10% ऑफ द सैलरी या ऑफ द इनकम हमें हर महीने डालना है। नाउ द लास्ट बॉक्स विच इज चैरिटी। ये जो बॉक्स है चैरिटी वाला बॉक्स, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में दोस्तों। हमारा समाज, हमारा देश, हमारे मित्र, हमारी फैमिली हमारी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम कहीं ना कहीं समाज की सेवा करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजेश भाई इस मामले में नंबर 1 है। उनका पूरा जीवन आज की डेट में समाज कल्याण के लिए, किसी के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये जो भावना है, इसको हमें बना के रखनी है। तो ये जो चैरिटी बॉक्स है, ये कहता है कि भाई कम से कम आप, कम से कम नहीं, इसमें एग्जैक्टली 5% लिखा हुआ है, तो आप 5% ऑफ इनकम इसमें हर महीने डालते रहें। और ये कब तक डालनी है? जब तक कि हमें कोई सुपात्र ना मिले या कोई ऐसा मौका ना मिले जब हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो अब ये जो 6 बॉक्सेस हैं, आई थिंक यहाँ तक किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप हाथ खड़ा करके मुझसे बात कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं एक एग्जाम्पल के साथ अगली स्लाइड पे चलूंगा, जहां मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का भी जवाब दूंगा, और साथ में उसमें हम 3-4 सिचुएशंस को लेके चलेंगे। जो जो हाथ उठा रहे हैं उनको मैं ओपन करता हूं। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उनको बताता हूं। राकेश गुलाटी जी बोलिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार राकेश भाई। हाँ, एक्सेलेंट एंड थैंक्स टू भवानी परिवार। सर, गांधी जी की तरह पैसा कमाना चाहिए?
पैसा कमाना चाहिए ये अभी मैंने नहीं बताया। नहीं 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 नहीं, गांधी जी की तरह गांधी जी एक ही कपड़े पहनते थे, सिंपल रहते थे, और उनकी फोटो ही नोटों पे है। जी राकेश जी रेलिवेंट क्वेश्चन कीजिए, टाइम मत खराब कीजिए। हाँ, मैं आपके रेलिवेंट 6,000 क्वेश्चन कीजिए भैया, रेलिवेंट हाँ, क्वेश्चन कीजिए, टाइम मत खराब कीजिए। मैं आपके 6,000 पे पूरा काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ, और आफ्टर 60 मेरे को पहले 1,000 पे बताइए, आफ्टर 60 पहले 1,000 पे क्या करना चाहिए। ओके, तो ये मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी थैंक तक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये 6,000 है इनके बारे में किसी को कोई ये आइडिया हो कि भाई किस जार का क्या मतलब है, वो आप मुझसे पूछिए। उसके बाद आपके क्वेश्चंस अगली स्लाइड पे डेफिनेटली खत्म होंगे। तो मैं चलूं आगे। योगेश कुमार जी कुछ पूछ लें, क्या पूछना चाहते हैं? योगेश जी पूछिए। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि इस जार सिस्टम में सेविंग्स का क्या स्थान है? मुझे सेविंग्स कहीं नजर नहीं आ रही है जो हम बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए हैं। जी, बच्चों के हायर एजुकेशन या उनके मैरिज के लिए या आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो हम सेविंग्स करते हैं, निवेश करते हैं, वो मुझे इस जार सिस्टम में नजर नहीं आ रहा है सर। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। राजेश भाई, उसको मैं एलटीबी से कनेक्ट करूंगा आगे आने वाले उसमें स्लाइड में। चलिए आगे बढ़िए सर। ठीक है राजेश भाई। दोस्तों ये स्लाइड आपको सबको नजर आ रही है स्क्रीन पे? राजेश भाई ये स्लाइड नजर आ रही है सबको? अभी तो जार वाली नजर आ रही है सर। हाँ, जार वाली, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स लिखा होगा ना इसके ऊपर। हाँ लिखा है। बिल्कुल, तो ये दूसरी वाली स्लाइड है। तो दोस्तों अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 महीने हमें इस जार सिस्टम को फॉलो करते हुए हो चुके हैं, और 6 महीने के बाद हम किस सिचुएशन में होंगे। इस सिचुएशन पंकज जी 6 महीना नहीं लिखा, आफ्टर 6 मंथ्स लिखा हुआ है इसके ऊपर। नहीं लिखा। अच्छा, एक सेकेंड। तो ये राजेश भाई पुरानी वाली जार सिस्टम ही नजर आ रहा है आपको? हाँ पुराना नजर आ रहा है। मैं देखता हूँ ये न्यू शेयर। हाँ, अब ठीक है ओके। जी अब आ गया। जी, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं एक सिचुएशन को जिसमें हमें 6 महीने हो चुके हैं। अब जो 6 महीने जब हमारे हो चुके हैं, तो उन 6 महीने के बाद हमारी क्या सिचुएशन बनती है, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। और इसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों का आंसर ऑटोमेटिकली मिलने वाला है, और जो उसके बाद बचेंगे तो फिर हम लास्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर सेशन में उन सबको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहला जार, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नेसेसिटी जार है। इसका बैलेंस कितना है फ्रेंड्स? निल। क्यों निल है? क्योंकि हर महीने जो भी पैसा मैं डाल रहा हूँ उसको अपने जीवन यापन के लिए इसमें से निकाल के खर्च भी कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली 6 महीने के बाद इस जार में कुछ भी नहीं बचने वाला है। दूसरे जार में फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में मेरे पास 60,000 है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक मेरे को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिसको मैं इन्वेस्ट करूं अपनी और पैसिव इनकम या आगे की इनकम बनाने के लिए। तीसरा जार है एलटीपी। उसमें भी मैंने, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का एक कैमरा लेना है, अभी तो 60,000 ही इकट्ठे हुए हैं, तो इसीलिए वो 60,000 रुपए आराम से रखे हुए हैं यहाँ पे। चौथा एजुकेशन। मैंने ये एज्यूम किया कि अभी मेरे को कोई कोर्स की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली या कोर्स की फीस के बराबर पैसे इकट्ठे नहीं हुए, इसीलिए मैंने एजुकेशन बॉक्स में भी 60,000 रुपीज डाल के रखे हुए हैं। नेक्स्ट जार है रिवार्ड। दोस्तों रिवार्ड जार में ये निल लिखा हुआ है। इसका साफ मतलब है कि रिवार्ड वाले पैसे को आपको इकट्ठा नहीं करना है। हर महीने आपको इस पैसे को खर्च करना ही करना है, क्योंकि जब आप रिवार्ड पे खर्च करते हैं तो आप खुश रहते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। प्लस जब आप खुश रहते हैं तो आपका परिवार, आपका समाज, जिस भी बंदे को आप टच करते हैं वो भी खुश रहता है। सो 5वां ये रिवार्ड है, इसका बैलेंस भी निल है। और चैरिटी, ये एज्यूम करते हैं कि अभी तक हमें कोई सुपात्र नहीं मिला है या हमें खर्च करने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ पे भी 30,000 रुपीज इकट्ठे हो गए। नाउ टेक अ सिचुएशन जिसमें एक बंदा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, 1 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन उसका खर्चा जो है वो सिर्फ 35,000 है। तो ऐसी सूरत में नेसेसिटी जार में वो व्यक्ति सिर्फ 35,000 रुपए डालेगा,
बाकी जो उसके 20,000 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे, उस पैसे को वो एफएफए और एलटीपी दोनों में आधा आधा डाल सकता है, या एफएफए में पूरा डाल सकता है, या पूरा एलटीपी में डाल सकता है। क्योंकि जितना पैसा नेसेसिटी के बाद बचता है, हम ये चाहेंगे कि हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में जल्दी आए। जब जल्दी आएगा तो हमारी खुशी और बढ़ेगी। या हम सोच सकते हैं कि भाई जल्दी से मुझे कैमरा मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो आप वो पैसा एलटीपी में डाल सकते हैं। तो इस तरह से नेसेसिटी का जो बचा हुआ पैसा है उसको आपको इन दोनों जार्स में डाल के यूज करना है। सेकंड जार जो एफएफए वाला है, तो दोस्तों एफएफए में ये बहुत इंपॉर्टेंट जार है क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देने वाला है। देखिए, रिटायरमेंट का मतलब 60 साल नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब 60 साल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा है। आदमी कभी भी रिटायर नहीं होता। जो 60 साल के हो जाते हैं उसके बाद हो सकता है वो काफी एक्टिव हो जाएं सोशल वर्क में या किसी भी और चीज में, राइट। तो यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम से है। कोई व्यक्ति 40 साल में भी रिटायर हो सकता है, कोई 30 साल में भी रिटायर हो सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो 22 साल का है और आज वो फाइनेंशियली फ्री हो चुका है क्योंकि उसकी इतनी रॉयल्टी इनकम्स, टेक्निकल इनकम्स और इन्वेस्टमेंट इनकम्स, पेंशन वो उस आदमी की आनी शुरू हो गई है, करेक्ट। तो इस अकाउंट में जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं, हम उसका क्या करते हैं, या तो हम कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिससे हमें रेंट आए लाइफ टाइम, राइट, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या किसी पेंशन प्लान में डाल सकते हैं जहां से मंथली पेंशन आना शुरू हो, या इस पैसे से हम एफडी कर सकते हैं जिससे मंथली इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। तो इस जार का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी पैसिव इनकम्स को जनरेट करें जिससे हमें जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए भविष्य में काम ना करना पड़े। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि जब हमारी इनकम्स हमारे खर्चों से ज्यादा होंगी, जो पैसिव इनकम्स हैं, तो उस दिन हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री महसूस कर सकते हैं। तीसरा जार एलटीपी। जिस दिन इस जार में 1.5 लाख रुपए हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, हम इस जार का यूज करेंगे उस कैमरे को खरीदने में, और उसके बाद फिर से जार में एक नया उद्देश्य डाल के हम पैसे इकट्ठा करना शुरू होंगे। तो जो अभी एक जिस भाई ने अभी एक क्वेरी की थी कि भाई मैरिज का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, तो जब आपके ये छोटी छोटी चीजें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आप एलटीपी का एक हिस्सा आप बच्चों की मैरिज और एजुकेशन के लिए यहाँ पे सेव कर सकते हैं। दूसरी बात है, जो हमारा ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाला अकाउंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट और एलटीपी, बेसिकली ये दो मेजर सेविंग्स के लिए बॉक्सेस हैं आपके। यानी कि जब भी आपका कभी बोनस अनाउंस हो, भाई 1 लाख रुपए तो आपकी सैलरी है, लेकिन कभी बोनस आपको मिल सकता है, कभी लॉटरी लग सकती है, कभी आपके बर्थडे पे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। उन सारे पैसों को आपको टॉप अप करना है एफएफए और एलटीपी के लिए, क्योंकि यही दोनों फंड्स जो हैं वो आपके इमरजेंसी फंड्स हैं और साथ में यही आपके भविष्य के सारे ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने वाले हैं। चौथा बॉक्स है एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशन बॉक्स को हर हालत में हमें 1 साल में खर्च करना ही करना है, क्योंकि हर साल आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें ऐड होनी चाहिए जो स्किल्स हैं, जिससे कि आपको अपने आप में लगे कि हाँ मेरे अंदर कुछ नया है। इससे 2 फायदे होते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब में प्रमोशन होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, और अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में हैं तो भी आपके क्लाइंट्स को लगता है कि भाई हाँ ये आदमी एक एजुकेटेड है और हम एक एजुकेटेड आदमी से संपर्क में है। तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आपने जो भी आपकी लाइक गुडविल है, वो आपकी इससे बढ़ती है और साथ में आपका विकास भी होता है। तो एजुकेशन बॉक्स को हर हालत में हमें 1 साल के अंदर अंदर यूज करना ही है। नाउ कमिंग टू द रिवार्ड। रिवार्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि रिवार्ड वाला जार हर महीने आपको यूज करना ही करना है और ये पूरा खत्म करना है। अब इसके लिए आप बहुत सारा आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपकी खुशी, फैमिली की खुशी, यानी कि वो सारी खुशियां जो आपकी इच्छाएं हैं, जिनको आप करना चाहते हैं, आप उन चीजों को रिवार्ड से आप यूज करेंगे। देखिए, जब एक फॉर एग्जाम्पल जब रिवार्ड का पैसा आप यूज करते हैं अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए, आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ रही है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब हम ज्यादा काम करते हैं और जब हम दुखी होते हैं तब हम ऐसा नहीं करते। लास्ट, चैरिटी बॉक्स। चैरिटी बॉक्स में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आपके बॉक्स में अभी 30,000 रुपए पड़े हुए हैं, आपका एक मित्र आता है और वो बचपन का बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके घर पे आप हमेशा अपना टाइम व्यतीत करते थे, वो भी आपके घर पे अपना टाइम व्यतीत करता था, बहुत ही क्लोज रिलेशन है। वो आके कहता है कि साहब मेरे को 3 लाख रुपए की आवश्यकता है और ये 3 लाख रुपए मुझे अपनी मदर के ऑपरेशन के लिए चाहिए, तो आप प्लीज मेरी मदद कीजिए।
अब क्योंकि वो आपके बचपन का इतना क्लोज फ्रेंड है तो डेफिनेटली आप उसकी मदद करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मेरा प्रश्न ये उठता है आप लोगों से कि भाई आप कितनी मदद करेंगे, क्योंकि आपके पास 60,000 60,000 60,000 1,80,000 प्लस 30,000 टोटल 2,10,000 रुपए हैं और चैरिटी बॉक्स में 30,000 रुपीज है। तो मैं चाहता हूँ कुछ लोग चैट बॉक्स में टाइप करें कि वो कितना कितना पैसा देके उस फ्रेंड की मदद करना चाहेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जार सिस्टम इस बारे में क्या कहता है। वेरी गुड। सो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं। अच्छा लगा मुझे कि लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं इस बात को। तो वेरी गुड। सो दोस्तों अब मैं आता हूँ अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो जार सिस्टम बेसिकली हमारी बात करता है। जार सिस्टम क्या कहता है इस बारे में, तो वो मैं शेयर करता हूँ। देखिए, जार सिस्टम जार सिस्टम बोलता है कि जिस पर्पस के लिए जो बॉक्स है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में यही मिस्टेक करते हैं। अगर आपका दोस्त कहता कि भाई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, क्या आप दे सकते थे? इनफैक्ट आप तो 3 लाख रुपए भी नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपने उसे 2,10,000 रुपए दिए या कोई भी पैसा दिया जो कि चैरिटी बॉक्स से ज्यादा है, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के गोल्स से कंप्रोमाइज किया। और ध्यान रखिए, जो भी आप धन कमाते हैं उस धन पे सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है। वो धन आपने अपने परिवार का कीमती समय लेके, उनका वो समय जो आपके साथ वो बिता सकते थे उसको छीन के, उसको यूज करके वो पैसे कमाए। तो डेफिनेटली कोई भी पैसा जो आप किसी के ऊपर खर्च करते हैं उसमें परिवार की स्वीकृति बहुत जरूरी है। प्लस आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम लेट होता है या काफी बहुत ही लेट होता है, तो उस सूरत में कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है। और डेफिनेटली आपका जो मित्र है, जार सिस्टम ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा सर, जार सिस्टम कहता है कि भाई जो आपके गोल्स हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार है और कोई भी आदमी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सेम वे जब आपके मित्र को 3 लाख रुपए चाहिए तो सारे 3 लाख रुपए की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आ सकती। डेफिनेटली आप जैसे कई उसके दोस्त होंगे, कई रिश्तेदार होंगे, यानी कि जो आपका काम है, आपका जो शेयर है वो यहाँ पे 30,000 रुपीज है। अगर आप अपने मित्र को 2,10,000 रुपए के देने की बजाय उससे कहें कि देख भाई मेरे पास जितना कुछ है वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं, और आपने चैरिटी बॉक्स खोल के उसे कहा कि देख मेरे पास ये सारा कुछ है और मैं दे देता हूं, तो मुझे लगता है उस दोस्त को बहुत खुशी होगी कि आपने अपना सब कुछ उस व्यक्ति को दे दिया। यानी कि पूरे के पूरे 30,000 रुपए अगर आप उसे दे देंगे तो उसे लगेगा कि हाँ मेरे मित्र ने बहुत बड़ी मदद करी, और बाकी बैलेंस के लिए वो किसी और व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। तो जाल सिस्टम बड़ा पर्टिकुलर है, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ साइंटिफिक टेक्निक। ये साफ साफ कहता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मर्ज कर दिया तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल वरीज आने ही वाली हैं और आपकी लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियल मैस होने ही वाला है। और ये मिस्टेक्स हम कर देते हैं। हम जो पैसा एजुकेशन का होता है उसके लिए टीवी ले आते हैं, जो टीवी वाला पैसा होता है उससे बीवी ले आते हैं, पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। तो उस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो पैसा जिस चीज के लिए है हमें उस चीज के लिए यूज करना है। राइट नाउ आपको मैं बता दूं कि ये जो जार सिस्टम है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिस्टम में 2-3 कारणों से लीकेजेस हो सकती हैं। और यहाँ पे बहुत समझना जरूरी है कि वो लीकेजेस इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि आपका सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाए। और आज की डेट में बहुत सारे लोग
उस वजह से सफर करते हैं या अपनी फाइनेंशियल वरीज को लेके आते हैं। मैं शेयर करता हूं कि क्या वो वजह है। देखिए, अगर आपके परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य खराब होता है, उसके लिए अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख की व्यवस्था करनी होती है, तो आपके पास इस जार सिस्टम में कोई प्रोविजन नहीं है। और आप ये जो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है, एलटीपी एजुकेशन, आप सबसे हाथ धो बैठेंगे अगर आपने उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं कर रखा है। तो अगर अकस्मात किसी की हेल्थ खराब होती है तो डेफिनेटली इट्स अ बिग लीकेज टू दिस जार सिस्टम, और ये आपके सारी प्लानिंग को ध्वस्त कर सकता है। तो इससे बचने के लिए, इस लीकेज को खत्म करने के लिए जो एक उपाय है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराने के लिए आपके सिर्फ 8 10 15 हजार रुपए खर्च होते हैं, विच इज लाइक 1000 1500 पर मंथ ओनली, राइट? सो विच इज टू लेस। तो अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा, प्रीमियम, उसको नेसेसिटी का हिस्सा बना लूं, तो मैं अपने जार सिस्टम की लीकेज से उसको बचा सकता हूं। यानी कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे जार सिस्टम को मैं एज इट इज मेंटेन कर सकता हूं। तो ये पहली तरह की लीकेज हुई। दूसरी तरह की लीकेज, इसमें मैंने एग्जांपल लिया कि भाई एक व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, सपोज पूरी फैमिली में वही एक ब्रेड अर्नर हुआ, तब आप क्या करेंगे? अगर उसको कुछ हो गया तो सारा जार सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि जो बची हुई फैमिली है वो आपके सारे जार को खत्म कर देगी, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका है नहीं जीने का। तो इस लीकेज को खत्म करने के लिए इसका आंसर है लाइफ इंश्योरेंस। तो हमें अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हमें अपनी इनकम के हिसाब से अपना एक डुप्लीकेट खड़ा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारा डुप्लीकेट का मतलब है कि हमारे ना होने पे या हमें कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो इस जार सिस्टम को मेंटेन करके रख सके और हमारी फैमिली को उतनी इनकम्स दे सके जितनी इनकम उस व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो दो मेन लीकेजेस हैं, ये दो लीकेजेस को हम छोटी छोटी अमाउंट से हम टेक केयर कर सकते हैं, और उस अमाउंट को आप नेसेसिटी का हिस्सा बनाइए। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली नेसेसिटी है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लो कोई आदमी, उसने अपना घर लोन पे ले रखा है। अब आप कहेंगे कि भाई लोन पे ले रखा है तो ईएमआई जा रही है, तो ईएमआई को हम कहाँ डालें? नेसेसिटी में डालें, एफएफए में डालें, या एलटीवी में डालें? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, जो ईएमआई में से इंटरेस्ट का पार्ट है, वो आप नेसेसिटी में डालिए, क्योंकि घर में रहना एक जरूरत है। अगर आपका घर नहीं होता तो आप रेंट दे रहे होते, तो रेंट भी डेफिनेटली नेसेसिटी में आता। तो हम रेंट की एवज में उस इंटरेस्ट को दे रहे हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी एक असेट क्रिएट कर रहा है जो भविष्य में आपका रेंट बचाने वाली है, और या अगर आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हुई तो आपको रेंट देने वाली है। तो इसलिए वो एफएफए का हिस्सा माना जाता है। तो आप ईएमआई की जो इंटरेस्ट पार्ट है वो नेसेसिटी में रखिए, और जो प्रिंसिपल पार्ट है उसको एफएफए में रखिए, राइट? तो ये भी एक मैंने बात करी। तीसरी बात, आपका ये समय जो अभी चल रहा है लॉकडाउन वाला, हमारे जीवन में ये पहली बार आया है और शायद अंतिम बार भी, क्योंकि 100 साल में ये पहली बार लोगों की लाइफ में आया है, राइट? तो अगर ऐसा लॉकडाउन होता है तो क्वेश्चन उठता है कि यार मंथली इनकम तो आएगी नहीं हमारी, वो तो बड़ी अनसर्टेन हो गई। कई लोगों की सैलरीज नहीं आ रही हैं, कई लोगों को कोई इनकम्स नहीं आ रही हैं, उनके बिजनेस बंद हैं। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो डेफिनेटली जार सिस्टम में इनकम आने के बाद कहानी शुरू होती है, राइट? जब आपकी इनकम नहीं आ रही है तो डेफिनेटली आपको अपने जार सिस्टम्स में से, जो जार है, जार में से वो पैसा लेना पड़ेगा जो आपकी नेसेसिटी के लिए आवश्यक है। दोस्तों, आपने एक चीज और महसूस की होगी कि जिस व्यक्ति का खर्चा 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए होता था लॉकडाउन से पहले हर महीने, उसका खर्चा आधे से भी कम हो गया, क्योंकि हमें समझ में आया कि भैया हमारा खर्चा तो बहुत ही कम है। आज जब हम घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई नए कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, घर पे सिर्फ बिजली, पानी, टेलीफोन, इंटरनेट और घर का खाना, आप देखेंगे कि आपको लग रहा है यार ये कैसे हो गया, हमारा खर्चा तो 25% नहीं चलने लगा है। तो बेसिकली दैट इज एक्चुअल योर नीड, राइट? तो जब लॉकडाउन या ऐसी कभी परिस्थिति आती है तो ये जो अकाउंट्स है हमारे, एलटीपी, एफएफए, ये हमारे काम आएंगे हमारे इमरजेंसी फंड की तरह, राइट? क्योंकि ये इंश्योरेंस में भी ये लॉकडाउन तो कवर है नहीं। अगर आप 1.5 महीने कमाई नहीं हो रही है तो कोई भी इंश्योरेंस इस चीज को आज की डेट में कवर नहीं करता है।
अगर कवर करता है तो शायद राजेश भाई या अतुल भाई जो कि एक्सपर्ट हैं इसके जनरल इंश्योरेंस के, दे कैन गिव सम लाइट। लेकिन मेरी समझ में ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है कि जब आपकी इनकम 1-1.5 महीने नहीं हो रही है तो कोई इंश्योरेंस इस बात को दे सकता है। तो हमें जार में से ही वो पैसे लेने पड़ेंगे। और अब बात आती है कि अगर मेरी इनकम अलग अलग हो, फॉर एग्जाम्पल कभी 1 लाख रुपए हो, कभी 60,000 हो, कभी 2 लाख हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उस सूरत में फ्रेंड्स, जो मेरी नेसेसिटी है, सपोज मेरी नेसेसिटी 55,000 रुपए में चल रही है, तो डेफिनेटली सबसे पहले वो सारा की सारा पैसा 55,000 रुपए तक नेसेसिटी बॉक्स में डलेगा। अगर किसी महीने आपकी 75,000 रुपए इनकम है तो पहले 55,000 आप नेसेसिटी में डालिए, फिर 20,000 रुपए को मानिए कि वो 45% है बचा हुआ, और उस 45% को उसी हिसाब से 10%, 10%, 10%, 10% और 5% वाले हिस्से में प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये वो तरीका है कि जब आपकी इनकम्स अनसर्टेन हो या मंथली वेरी करती हो तो आप इस जार सिस्टम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये बात थी जार सिस्टम की। अब मुझे राजेश भाई, अब जो भी व्यक्ति मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहें उनका स्वागत है। सवाल आने शुरू हो गए हैं, मैं सवाल पूछता हूँ। अरुण अग्रवाल जी सवाल पूछिए। अरुण अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप उसको मजाक में भी समझ सकते हैं। जैसे आपने एक LTP बताया सर, उसमें 10% है और कैमरा मुझे खरीदना है, तो आज मुझे कैमरे की जरूरत है सर। 2 लाख रुपए का कैमरा है और मेरे पास सब जारों में मिला के 2 लाख रुपए हैं भी जी। और अगर मैं उसकी इंतजार करता हूँ सर, 12 महीने बाद मेरे पास पैसे हो जाएंगे उसमें इकट्ठे, जब तक सर उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी फिर वो और महंगा हो जाएगा। तो सर क्या करना चाहिए उस समय? आपने मुझे, मैं छोटा सा मिस कर गया कि क्या आपके पास 2 लाख रुपए हैं? आपने कहा 2 लाख रुपए हैं आपके पास? सर सब जारों में मिला के तो हैं। अच्छा, सब जारों में मिला के। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 2 लाख रुपए का लोन लेना चाहिए और उसकी EMI बनानी चाहिए, और वो EMI आपके 10% के बराबर होनी चाहिए, और वो LTP वाला पैसा एक तरह से EMI में चला जाएगा। तो आप अपने कैमरे को प्रीपोन कर सकते हैं, लेकिन आप बाकी जार में से छेड़छाड़ मत कीजिए प्लीज। ये मेरी जार सिस्टम के हिसाब से राय है। ठीक है सर, थैंक यू। अशोक कुमार जी सवाल पूछिए। अशोक कुमार जी। नमस्कार सर, अशोक बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार अशोक भाई। सर इस जार सिस्टम के साथ एक चीज और इम्प्लीमेंट की थी मैंने, आपकी सेल्फ असेसमेंट शीट आपने FPRT क्लास में बताई थी एक बार जी। अभी अशोक भाई हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ इसी जो यहाँ पे मैं अभी चर्चा करी है उसी के संदर्भ में आपके प्रश्न हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, ये तो ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश भाई। अशोक बंसल जी। जी हेलो, बोलिए अशोक बंसल जी। नमस्कार पंकज जी। हेलो जी जी जी। अशोक बंसल जी हमारे चेतना के बोर्ड मेंबर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा परिचय है जी। पंकज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा फार्मूला जार वाला सिस्टम है, ये किस एज के आदमी को शुरू करना चाहिए? एक आदमी 25 साल का इस सिस्टम को शुरू करता है, एक आदमी 50 साल का है, वो कब फाइनेंशियल फ्रीडम पालेगा जी? ओके, ये दोनों के लिए अलग अलग होगा ना? ओके, तो इसमें मैं अशोक भाई एक बात करूंगा कि ये दोनों सिस्टम दोनों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त तरीके से बिल्कुल ठीक है। उसका रीजन क्या है कि जो 25 साल वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसका अनुभव कम है और उसने कैरियर बहुत जल्दी, मतलब कैरियर उसका अभी शुरू है, तो उसकी इनकम्स और 50 साल वाले व्यक्ति की इनकम्स अगर वो एक ही तरह के व्यक्ति हैं तो बहुत डिफरेंस होगा। करेक्ट? तो होगा क्या कि जो 50 साल वाला व्यक्ति है उसकी इनकम का हो सकता है 10% ही नेसेसिटी के लिए बहुत हो। करेक्ट? उससे हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ, उसकी वो कैलकुलेशन चेंज नहीं हो जाएंगी? नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको ध्यान से, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि मैक्सिमम 55% डालना है नेसेसिटी में। ठीक है। अगर आपकी इनकम 1 लाख है और आपके खर्चे 10,000 में चल रहे हैं तो आपको नेसेसिटी में सिर्फ 10,000 डालना है। नेसेसिटी में 10% डालेंगे, तो बाकी को फिर कैसे बढ़ाएंगे? वो अपनी एज पर रिक्वायरमेंट बढ़ा लें? नहीं, मैंने उसका भी जवाब दिया था, शायद वो मिस कर गया। मैंने आपसे कहा था कि जो पैसा नेसेसिटी में एक्सेस आ जाए, यानी कि सपोज आपका 10,000 में काम चल रहा है तो 45,000 आपके पास एक्स्ट्रा है, तो 45,000 को आप LTP और इसमें FFA में, और कोशिश करिए कि जैसे आप 50 साल के हैं तो आप FFA में सारा डाल दीजिए अगर आपकी LTP कोई नहीं है तो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। श्रीवास्तव जी बोलिए। श्रीवास्तव जी, PK श्रीवास्तव। हेलो, हाँ जी सर आवाज आ रही है? हाँ, मैंने कहा ये जिस रिमेनिंग जो 45% है
इसको कहाँ पे रखना चाहिए? अपने घर पे रखना है या फिर कहीं सेविंग अकाउंट में डाल कर रखना है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अभी तक इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था, तो अभी मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ। आप मुझे बस 5 मिनट दें। ये किसी का अलार्म बज रहा है क्या? हाँ सर, गलती से मेरा बज रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे हो गया कि मैंने कहा कहीं मेरा कंप्यूटर ही तो नहीं बोल रहा है और मैं समझ। तो अभी मैं इसका आंसर दूंगा, तब तक बाकी लोग प्लीज पूछें। यस इसका सर, यस थर्ड जो मेरा डिस्कशन है उसमें है। यस सर, ठीक है। अतुल खुराना पूछिए। अतुल खुराना पूछिए। अतुल खुराना जी बात कीजिए। सर गुड मॉर्निंग पंकज जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया अतुल भाई, नमस्कार। पंकज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने बताया कि अगर कोई 50 इयर्स के आसपास का कोई बंदा है और वो जार सिस्टम में डालता है, तो एजुकेशन के हिसाब से जैसे 2 बच्चे हैं प्लस उसका लोन भी चल रहा है, हाउसिंग लोन चल रहा है, तो अगर बच्चों की फीस ही देखी जाए तो फीस इतनी होती है कि वो नेसेसिटी और इन चीजों को जार्स में प्रॉपरली कई बार मैनेज नहीं कर सकता, देन क्या कर सकते? ओके, तो जार सिस्टम इसीलिए 55% की लिमिट पता क्यों लगा रखी है कि अगर आपकी इनकम्स 1 लाख रुपए है तो डेफिनेटली आपको 55,000 रुपए के अंदर ही ऐसे स्कूल्स में आपके बच्चों को डालना पड़ेगा जिसकी फीस उस 55,000 रुपए में आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है और बच्चों की फीस ही 50,000 रुपए देगा, तो वो उसका निर्णय गलत होगा, तो डेफिनेटली उसको फाइनेंशियल वरीज होने ही वाली है, जैसे कि आपको अभी हो रही है, करेक्ट? तो इस फाइनेंशियल वरीज ना हो, इसी का जवाब है ये जार सिस्टम। यानी कि अगर मेरी इनकम 1 लाख है तो मुझे गाड़ी भी उसी हिसाब से लेनी है ना। आपको पंकज जी सवाल तो बहुत आ गए हैं, समय कम है मेरे पास। आप अभी जो आंसर आपको देना है वो क्लोज कर दीजिए आप। ठीक है। तो मैं अपनी जो थर्ड पार्ट है, विच इज द मेजर पार्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करके अपनी बात खत्म करता हूँ। और बाकी ये जार सिस्टम को मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप पंकज अग्रवाल AGRAWL और मनी 3 शब्द जैसे लिखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो कभी दोहराना हो या कुछ समझना हो तो आप उससे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, एक रेलिवेंट क्वेश्चन आया था, बहुत रेलिवेंट, कि भाई इस जार सिस्टम को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि मेरे जो पैसे आते हैं वो तो ई फॉर्म में आते हैं, मेरे अकाउंट में आते हैं। तो क्या मैं कैश विड्रॉ करके अलग अलग जार में डाल दूं या घर पे रखूं? मैं क्या करूं? वो तो चोरी भी हो सकते हैं। अगर मेड्स को वो जार नजर आ गई कभी और उसका नियत बदल गया तो वो तो उठा के ले जाएगी उस जार को। तो दोस्तों, उसका बहुत अच्छा तरीका है कि आज की डेट में जब हमारे पास वर्चुअल मनी आ रही है, राइट, तो वर्चुअल मनी जो आ रही है तो हम म्यूचुअल फंड में SIPs के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। अब SIPs कौन सी करें? तो देखिए, जो पैसे आपको 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में चाहिए, लाइक एजुकेशन वाला है, चैरिटी वाला है, तो ऐसे पैसे को आप लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। लिक्विड फंड में क्या होता है कि आपको 6-7% की ब्याज मिलती है, पैसा सेव होता है, पैसा डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं क्योंकि मार्केट लिंक नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस अकाउंट में SIP कर सकते हैं या हर महीने अपने आप लिक्विड फंड को खरीद सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो पैसा इकट्ठा भी होगा और साथ में उसके ऊपर ब्याज भी मिलती रहेगी और आपको फिजिकली पैसे रखने की जरूरत नहीं है। लिक्विड फंड में 1 दिन के लिए भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आज डालेंगे तो आप कल भी निकाल सकते हैं। तो उस सूरत में जैसे चैरिटी बॉक्स है, एजुकेशन बॉक्स है, LTP है, FF है, इन सारे जार्स का पैसा आप लिक्विड फंड्स में अलग अलग नाम से डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, SBI लिक्विड फंड है, तो सपोज FFA का पैसा आप SBI लिक्विड फंड में डालिए। जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, वहां से आप पैसा निकालिए और उस प्रॉपर्टी को खरीद लीजिए। इस तरह से आप वर्चुअली अपने जार्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बारे में कोई डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए तो राजेश भाई आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ही इज डीलिंग इनटू दिस सब्जेक्ट। और बताइए। पंकज भैया, लोग आपसे चाहते हैं कि जुड़े कैसे रह सकते। राजेश चेतन से तो मेरे परिचित है, मेरे से तो जुड़े हुए हैं। तो भी कोई सवाल वो आपसे पूछना चाहें तो आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करना पसंद करेंगे क्या? जी राजेश भाई, बिल्कुल कर दीजिए। तो मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप में से जो चाहे वो नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं कह दूं आप लोगों से, ये क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपने इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेडिक्लेम राजेश चेतन से लेना है या पंकज अग्रवाल से लेना है। आपके जो भी कंसल्टेंट हैं, जो भी एडवाइजर, आप उनके साथ रहिएगा। हमारा कोई यहाँ मार्केटिंग करने का उद्देश्य नहीं है।
अगर फिर भी आपको लगता है कि राजेश चेतन की जरूरत है या पंकज अग्रवाल की जरूरत है या अतुल जैन की जरूरत है, तो आप इनसे संपर्क कीजिएगा। हमारी एफपीआरटी के अंदर बहुत सारे मित्र हमारे हैं जो ये काम करते हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं। आप किसी से भी जुड़िएगा पंकज, लेकिन जुड़िएगा, काम कीजिएगा बस। उदाहरण ये है, राजेश हाथ भाई हाथों को सैनिटाइज कीजिएगा। आप जरूरी लाइफ बॉय यूज करें या आप कोई भी यूज करें, हाथ धोते रहिएगा, ये जरूरी है। दोस्तों कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज भैया? हाँ हाँ राजेश भाई, एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसा कि मैंने आपसे सीखा है और एफपीआरटी का हमने जो निर्माण किया है हम सब ने मिलके, और जो आपकी परिकल्पना थी डेफिनेटली, तो हमारा भी ये उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं भारत में, जितने भी लोग हैं या कहीं भी हैं, हम उनके हित में काम करें। और वो जरूरी नहीं है कि हित हमारे ही थ्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर मदर है, उसका बच्चा रो रहा है, तो अगर उसकी चाची भी उसको दूध पिलाती है तो वो मदर तो खुश होगी ना। मतलब जरूरी नहीं कि मदर दूध पिलाए तभी वो खुश होगी। तो डेफिनेटली हमारी खुशी इसमें ही है कि आपके जितने क्लाइंट्स हैं, आप लोग जितना भी लोग हैं, उनका जीवन खुशहाल बीते। ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे थ्रू बीते। तो राजेश भाई ने इसको बड़ा क्लियर किया है, और डेफिनेटली हमारा मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि सबके हित में ही हमारा हित है। हम उसी उद्देश्य के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, और ये ऐसे ही आगे हम जीना चाहेंगे। तो थैंक यू राजेश भाई, मुझे इस अवसर को देने के लिए, सुबह सुबह इतने सारे मित्रों से गुफ्तगू करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच। पंकज जी 220 लोग आपको अभी जूम पर सुन रहे थे और लगभग 2000 लोग आपको फेसबुक पर सुन रहे थे, तो ये आवाज बहुत दूर तक गई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं इसके लिए। आइए मैं आपको कल की सूचना दे देता हूं। कल की क्लास बहुत एक्सीलेंट होने वाली है, आज की तरह, जैसे आज की क्लास एक्सीलेंट रही हमारी। और कल हम जिनको सुनेंगे वो विश्वविख्यात स्पीकर हैं। आपको ये दिख रहा है क्या? जी जी जी, फ्लैट दिख रहा है क्या? कल विषय रहेगा जीवन का विस्तार, और विश्वविख्यात स्पीकर आचार्य डॉक्टर वागीश वो कल बोलने वाले हैं। पहले आप उनको सुन चुके हैं, सुख और दुख पर सुन चुके हैं, दोबारा से आएंगे। मेरा निवेदन ये है आप लोगों से कि आप मेरा सहयोग कम कर रहे हो, करते तो हो लेकिन कम करते हो। मैं आपसे आज कुछ मांग रहा हूं, आप कुछ मुझे देना पसंद करेंगे तो मैं ये चाहता हूं, कल का लेक्चर 2 घंटे का है, आपका पूरा परिवार इसमें सम्मिलित हो। आपका पूरा बड़ा परिवार, आपके ताऊ चाचा, आपके साला साली, सब इस क्लास में सम्मिलित हो। ये क्लास आपका जीवन बदल जाएगी, मेरी गारंटी है। तो कल आप जीवन का विस्तार डॉक्टर वागीश को सुनने के लिए जरूर पधारें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और मेरी इस पोस्ट को आप जाके शेयर कीजिएगा मेरी फेसबुक से, ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आइए, एक हमारे बीच में एक हमारे मित्र हैं प्रदीप जी, उन्होंने एक आविष्कार किया, एक खोज की है और बहुत अच्छी मुझे लगी, मुझे लगा कि वो आपसे शेयर करनी चाहिए। मैं प्रदीप जी को 1 मिनट का समय देता हूं, वो अपनी बात कहेंगे। प्रदीप जी को ओपन कर दो भाई। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है, बोलिए प्रदीप जी। चेतन जी नमस्कार। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वैल्यूएबल बात बताई हमें। धन्यवाद धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, एक्चुअली मेरा नाम प्रदीप द्विवेदी है और मैंने एक अभी प्रोडक्ट कोरोना वायरस को देखते हुए बनाया है जिसका नाम है ऑटोमेटिक कॉन्टेक्टलेस हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर। तो समय कम है, मैं सीधे आपको उस सैनिटाइजर डिस्पेंसर का वीडियो शेयर कर देता हूँ। जरा मेरी स्क्रीन को शेयर करेंगे प्लीज। अरे स्क्रीन शेयर कर दो भाई, भैया की। नहीं, स्क्रीन तो आपको खुद ही शेयर करनी पड़ेगी वहां से। अच्छा, हाँ, राइट्स आपको दे दिए हैं। राइट दे दिए आपको, राइट दे दिए, आप करिए शेयर। ये बहुत उदार आदमी है हमारा जो सचिन है, सबको ये राइट दे देता है। सर स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी? हो गई है। चलाइए वीडियो, चलाइए अपना। ऑडियो नहीं आ रहा है आपके वीडियो का ना? ऑडियो नहीं आ रहा सर। ऑडियो नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, आप दिखा दीजिए ऑडियो, आप बोल देना, आप दिखा दीजिए।
प्रदीप भाई जो वीडियो में दिखा रहे हैं आप बोल सकते हैं पैरेलली अगर कंफर्टेबल हैं तो। आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है पंकज जी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर एक हमने सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाया है जिसका नाम है मर्लिन। ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर है। इस सैनिटाइजर डिस्पेंसर को आपको टच नहीं करना है। इसके नीचे जैसे ही हाथ लेके जाते हैं ये आपके हाथों को ऑटोमेटिक सैनिटाइज कर देता है। जैसे ही आप अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है, सभी लोगों के ऑफिसेस फैक्ट्रियां खुल रही हैं, तो जब आप अपनी ऑफिस या फैक्ट्री जाएंगे तो आपको ऑब्वियस है कि आपको हाथ सैनिटाइज करने पड़ेंगे, अपने एम्प्लॉइज के, अपने स्टाफ के, या कोई आपको क्लाइंट मिलने आता है उसका। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिस्पेंसर बनाया है कि आपके फैक्ट्री के बाहर पे लगा दीजिए। आए तो अपने हाथों को पहले सैनिटाइज करें, उसके बाद किसी चीज को टच करें जिससे वो कोरोना के बैक्टीरिया को फैलाने से बच सकते हैं। प्रदीप जी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दीजिए सबके लिए। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, मैं शेयर भी कर देता हूँ। हाँ शेयर कर दीजिए। 92141101 92141101। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, पंकज जी को आज कितने नंबर देंगे 100 में से? आप लोग लिखिए, 100 में से पंकज जी को कितने % नंबर देंगे? 100 में से 100 देंगे, 60 देंगे, 40 देंगे, 50 देंगे, 20 देंगे, 30 देंगे? आज पंकज अग्रवाल जी को कितने नंबर देने वाले हैं आप लोग? भैया आपको तो मेरिट आ गई है पंकज जी, 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं सब लोग आपको। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी बात लाइक अच्छी लगी। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद पंकज भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।